हाँ, तो अपना गद्य खंड कंप्लीट हो गया है और आज अपने वितान शुरू करिए। वितान के 3 ही चैप्टर, इस बार एक चैप्टर हट गया आपका, तो मैंने सोचा कि बीच में चलो 12 नंबर पहले कलेक्ट कर लेते हैं। आप सोचोगे 12 नंबर इसलिए कि जो वितान भाग सेकंड की जो ये बुक है ये आपके 12 मार्क्स की है। 12 नंबर की बुक है, 12 मार्क्स, ठीक है। मतलब मात्र 3 चैप्टर और वो भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर। इसमें कोई गद्यांश पद्यांश नहीं आएंगे इसके अंदर, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर आएंगे। और उस क्वेश्चन आंसर का भी एक बार पूरा सिस्टम सीख लो आप। उसमें यह है कि इसमें आएंगे आपके 2 दीर्घ लघुत्तरात्मक आएंगे। मतलब एज लाइक 10-15 लाइन में थोड़ा ठीक लिखें, 10+ लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये 2 आएंगे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन के साथ आएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आया उसका फिर नीचे ऑप्शन, फिर एक आया फिर इसका ऑप्शन, तो मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 को करना है, लेकिन ऑप्शन सही होंगे। तो ये हो गए दोनों 3-3 नंबर के। दोनों कितने नंबर के हो गए? 3-3 हो गए, 6 नंबर का तो ये हो गया। और फिर सुनो पूरी बात, 2 आएंगे आपके वैकल्पिक, मतलब MCQ मान लीजिए, MCQs, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी को टिक करना है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों 2 नंबर के, ये हो गए। तो 6 और 2 8 भाई, 6 और 2 कितने? 6 नंबर का, तो ये हो गए दोनों 3-3 के। और 2 ये हो गए 1+1, दोनों MCQs हो गए। और 2 आएंगे आपके इसके अंदर लघुत्तरात्मक आएंगे, शॉर्ट, ठीक है, वो भी आपके 2+2, 2 2 4 5 6 और 6 12, कुल मिला के इस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया हुआ है। अब सुनो बात, अपन जो ये सेशन रखने जा रहे हैं 3 चैप्टर में 3 दिन पढ़ेंगे अलग अलग। जो सुबह सुबह का टाइम है आप जबरदस्त का यूज कर रहे होंगे और अपनी जिंदगी सुधार रहे होंगे, हिंदी में 75+ मार्क्स लाने का टारगेट भी पूरा करोगे। इसमें क्या करना है अपन को कि अपन इसमें दीर्घ लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लूंगा। रही बात MCQs की, तो तीनों चैप्टर का, फिर सुन लो, तीनों चैप्टर मतलब कंप्लीट वितान के तीनों चैप्टर का एक MCQs लाइव टेस्ट रखूंगा। आप कहोगे सर आज भी नहीं लिया आपने, आज नहीं ले पाया, बिजी था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज का मतलब कल शाम को। लेकिन अब मैं आपका MCQs टेस्ट आज पक्का ले लूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। 3 चैप्टर का आज आपका लाइव टेस्ट है, फिर अगले दिन भी हो सकता है मैं 2 एक साथ ले लूं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि आपके 11 तारीख को पेपर भी है, इसलिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोनों लाइव टेस्ट, फिर इस पूरी वितान का एक लाइव टेस्ट रख देंगे, उसमें सारे MCQs आ जाएंगे, सारे MCQs आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से अपन जबरदस्त तरीके से तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, पार्ट सार में हर चैप्टर का पढ़ाऊंगा। पार्ट सार से क्या है कि हालांकि मैंने क्वेश्चन बहुत छांटे हैं आपने, वो 99% आ जाएंगे, 1% चांस है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इसलिए पार्ट का सार अपन के जानना बहुत जरूरी है। पार्ट सार जान लेंगे ना तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वैसे पार्ट का सार जानना भी बड़ा मजा भी आता है, ठीक है। तो चैप्टर आपको समझ गए, सिल्वर वेडिंग, प्रसिद्ध कहानीकार मनोहर श्याम जोशी की एक लंबी कहानी है, मतलब सिल्वर वेडिंग चैप्टर का नाम है, और राइटर है मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। पहाड़ से आए हैं, पहाड़ मतलब हिमालय, मतलब कुमायूं मान लो चाहिए, ठीक है। वहां से आकर दिल्ली बस गए क्योंकि ये सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत की विवाह की 25वीं वर्षगांठ, अर्थात सिल्वर वेडिंग। 25वीं वर्षगांठ का मतलब क्या हो गया? सिल्वर वेडिंग MCQ जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। उसको आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी बहुत गजब की कहानी है। इसमें आदर्श और यथार्थ तथा पीढ़ियों के अंतर्विरोधों को उजागर, मतलब कि ये है बहुत गजब की कहानी है कि यशोधर पंत नाम के एक ऑफिसर है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर है, वो LDC मान लीजिए, कलक मान लीजिए, कोई मान लो, वो ऑफिसर है। वो जो है उनकी 25वीं वर्षगांठ है, बस उसको एक आधार मान के एक बहुत ही गजब की कहानी की रचना की गई है। आपको पता है यशोधर पंत थोड़े पुराने रिवाज के हैं, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, बर्थडे पार्टियां वार्टियां में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं। तो ये इसके अंदर यथार्थ, मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि जो अब पहले की जनरेशन थी और अब की जो जनरेशन है, इनमें दोनों में कैसा सामंजस्य है, क्या इन दोनों में अंतर्विरोध पैदा होंगे, उन सबको इस कहानी में जबरदस्त तरीके से उजागर किया गया है, ठीक है। तो बहुत शानदार है। देखो, दफ्तर का मतलब है ऑफिस। दफ्तर की घड़ी के अनुसार 5:25 पर यशोधर बाबू आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर आउट ट्रे जो रखा होता है ना, उसके अंदर फाइल मुझे जचाते हैं, उसमें डालकर अपने मात हतु का मतलब जो साथ में काम करने वाले हैं,
ठीक है, उन पर नजर डालते थे, जो उनके कारण अब तक भी दफ्तर में देखे। वैसे एक्चुअली में 5 बजे गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम होता है, आपको पता है, छुट्टी हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू 20-25 मिनट लेट होते थे। अब जब तक यशोधर बाबू खुद अफसर है वहाँ के, ये जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे फिर साथ वाले काम करने वाले कैसे जाएंगे, ठीक है। बस वो उनको देखते थे कि यशोधर बाबू कब ये छुट्टी करे, कब ये फीता बांध के फाइल को उधर रखे, आउटरे में रखे, फिर हम निकले, ठीक है। तो वो उन पर नजर, तो उनके कारण अब तक दफ्तर में बैठे रहने को मजबूर थे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में अब एक नया आया बंदा जो सीधा असिस्टेंट बना है, उसका नाम है, मतलब आए नए छोकरे का नाम है चड्डा, ठीक है। उसको उनका ये, उसको वो नया नया भी असिस्टेंट बन गया सीधे, और उसको ये पसंद कि ये क्या मामला है, यहाँ पर टाइम होने के बाद ही बैठा है, ठीक है। ये व्यवहार उसको पसंद नहीं आता यशोधर बाबू का, उस लड़के को। पूरी बात सुना, बहुत गजबी कहानी है, ठीक है। मतलब ऐसा मैं वापस बता दूं आपको, रिवाइज कर दूं, यशोधर बाबू नाम के अफसर हैं जो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, और बाकी उनके सहपाठी जब तक यशोधर बाबू नहीं जाएंगे, जब तक उनका जाना नहीं होता, आप भी जानते हो क्योंकि ऑफिसर वो रह गए। तो ये वाली चीज़ जो वहाँ पर एक नया नया आता है मेहमान, ऐसा मान लो कि नया नया का मतलब सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में, वो असिस्टेंट ग्रेड पर आता है सीधा ही, उनको यशोधर बाबू का व्यवहार पसंद नहीं आता, ठीक है। अतः वह उनकी घड़ी को चूहेदानी की अगर मजाक उड़ाता है, वो कहता है कि ये कहीं घड़ी को देख रहे होंगे, जो उनको उसको कहता है कि चूहेदानी है, ये कब गए 5 बज गए, ऊपर 20-25 मिनट कर दी इसने, वो मजाक उड़ाता है कि चूहेदानी है, ठीक है। शादी में मिली थी, ये सुनकर एक और बाबू मेनन ने उनसे शादी की तारीख पूछी। अब यशोधर बाबू ने कहा, यार मेरी शादी मिली थी ये घड़ी, ठीक है। इतने में फिर किसी ने पूछ लिया कि अच्छा शादी में मिली थी क्या, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि शादी कब हुई थी, ताकि पता चले घड़ी कितनी पुरानी है, तो शादी की तारीख पूछी। अब देखो संयोग क्या गजब का हुआ कि जैसे ही तारीख पूछी उसी दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, मतलब शादी की सालगिरह उसी दिन थी, ठीक है। तो संयोग से उस दिन उनकी शादी की वो भी 25वीं, ये और है 25वीं वर्षगांठ थी। तो बाबू जो है, यशोधर बाबू है, बाबू लोगों ने उनसे, बाबू लोगों का मतलब जितने भी क्लर्क थे, क्लर्क को बाबू बोला जाता है, समझ रहे हैं, कहते हैं ना कि बाबू जी की नौकरी लगी, बाबू क्लर्क बन गए। जैसे एलडीसी बनते हो तो एलडीसी बनते हैं बाबू कहलाने लग जाओगे, आप बाबू हैं, क्लर्क हैं। तो बाबू लोगों ने, जितने बाबू थे उन सभी बाबू लोगों ने उनसे सिल्वर वेडिंग मनाने का आग्रह करते हुए चाय पानी के लिए पैसे मांगे। चलो ये सिल्वर वेडिंग मनाएंगे, 25 वर्षगांठ है आपकी, सिल्वर वेडिंग मनाई जाएगी, इसलिए चलो चाय पानी के पैसे दो, चाय पानी पीते हैं भी तो फिर सिल्वर वेडिंग मनाएंगे। तो बिल्कुल बेझिझक उन्होंने कहा कि यस लो। चाय पानी को उन्होंने 10-10 के 3 नोट दे दिए। तो 3 बाबू थे ना, उनको 10-10 के 3 नोट दे दिए कि चलो फिर चाय पानी कोई बात नहीं, चाय पी लो। 10-10 के नोट दे दिए। 3 नोट देने की उदारता उन्होंने दिखाई, परंतु स्वयं पार्टी में शामिल नहीं हुआ। कोई ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं थी, चाय पानी की पार्टी, ठीक है। बोला कि आप पार्टी करो, मैं शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है। क्योंकि वह उस मतलब अपने परंपरावादी गुरु किशनदा, ये बिल्कुल अपने इनके गुरु किशनदा इनको यहाँ पर लेके आए थे, तो किशनदा के सिद्धांतों पर चलते थे, ठीक है। यशोधर बाबू को याद था कि मैट्रिक यानी 10वीं मैट्रिक पास करते ही वे किशनदा के क्वार्टर में आकर रहने लगे थे। और उस समय यह लिख देना, उस समय उनकी उम्र भी कम थी। ये थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया ना। यशोधर बाबू कौन थे, घड़ी पुरानी थी, 25 वर्षगांठ के पूछा, 10-10 के 3 नोट दिए, लेकिन नहीं माने, ठीक है। नहीं मुझे ये पार्टी आप ही करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपने किशनदा गुरु है उनको मानते थे, क्योंकि शुरू में ये बहुत गरीब थे, किशनदा के यहाँ के रुके थे, क्वार्टर में काम करते थे। अतः किशनदा ने उन्हें रसोई के काम में लगा दिया था। सबसे पहले जब ये आए ना यशोधर बाबू, तो किशनदा ने उन्हें नौकरी पर रखा और रसोई का काम पर लगा दिया, ठीक है। 50 रुपये उधार देकर उनके कपड़े सिलवाए और घर भिजवाया। बाद में अपने दफ्तर में नौकरी लगवा दी थी। ये किशनदा ने इनकी नौकरी लगवाई थी। पहले यशोधर बाबू अपने गांव से आए, ठीक है, फिर यहाँ पर उनको रखा अपने रसोई में, मतलब रसोई करने के लिए। उस टाइम पर 50 रुपये 10-10 के 3 नोटों का बहुत बड़ा वैल्यू होती थी, ठीक है, पुरानी कहानी है। तो फिर किशनदा ने फिर अपने यहाँ पर रसोईया बना लिया उसको, यशोधर बाबू को। और थोड़े दिन बाद में यशोधर बाबू घर पे कुछ कपड़े वपड़े सिलवा के भेजा, 50 रुपये भी दिए कि जाओ अपने घर वालों को थोड़े पैसे वैसे दियाओ। फिर यशोधर बाबू को फाइनली बाद में उन्होंने जब वापस आए गांव से, तो अपने ऑफिस में बाबू की नौकरी लगवा दी। पहले ऐसा लग जाता था, आजकल तो नहीं होता। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, वे उनके पटु शिष्य की भांति रहे, बिल्कुल शिष्य बन के रहे। उनके जाने के बाद, जैसे वो आपको पता है किशनदा की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जाने के बाद उनके आदर्शों का पालन करते रहे। जैसे घर में होली गंवाना है, जन्यों पुण्यों पर सभी कुमाऊनियों, मतलब जो हिमालय में रहे ना, कुमायूं हिमालय, उनकी सबकी जनेऊ बदलवाना, जनेऊ जानते हो,
जो ऐसे शरीर पर पहनी जाती है, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग पहनते हैं जनेऊ, व्हाइट धागे की होती है। रामलीला की तालीम के लिए घर में एक कमरा देना आदि, जब रामलीला का प्रोग्राम वगैरह करना तो एक कमरा पूरा दे देते थे। तो ये काम कौन करते थे? ऐसा काम करते थे किशनदा। तो जैसे किशनदा वहां से गए तो किशनदा के जाने के बाद इन्होंने भी सेम टू सेम अपने गुरु के पद चिन्हों पर यशोधर बाबू ने भी उनको ऐसा एक कमरा देना है, उनका साथ देना, सब काम किया। उन्हें अच्छी तरह याद था कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, रिटायर होने के 6 माह बाद क्वार्टर खाली करना पड़ा। तब उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पहल नहीं की। अंत में उन्हें अपने गांव जाकर रहना पड़ा था, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये किशनदा की कहानी है। ये यशोधर बाबू खुद सोच रहे हैं कि ये किशनदा जैसा इतना भला आदमी जिसने मेरे को यहाँ पर लाके कामयाब किया, और फाइनली किशनदा जैसा उसका भी बुढ़ापा सही नहीं गुजरा था, 6 माह क्वार्टर खाली करना पड़ा, 6 रिटायरमेंट होते ही किसी ने यहाँ पर नहीं रखा, तो फाइनली अपने गांव जाना पड़ा। अब शहर में रहा हुआ आदमी वापस लास्ट के दिन में गाँव जाएगा, कौन उनके रक्षक वो करेंगे? तो फाइनली साल भर में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये किशनदा की कहानी। अब बात वापस अपन यशोधर बाबू पे आते हैं। यशोधर बाबू के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। बड़ा लड़का 1,500 रुपये मासिक, मतलब 1500, 1,500 का मतलब क्या हो गया? 1500 रुपये महीने का वो कमाता था। एक विज्ञापन कंपनी होती है, एडवर्टाइजमेंट वाली, एड देने वाली, एडवर्टाइजमेंट वाली विज्ञापन कंपनी में नौकर हो गया था। छोटा लड़का IAS में पास तो हो गया था, परंतु एलाइड सर्विस में, मतलब नंबर आया नीचे की सर्विस जिसमें लगभग ज्वाइनिंग मिल भी जाए, ना भी मिले, लोग ज्वाइन करते भी नहीं है, आया तो वह नहीं गया और दोबारा परीक्षा देने की सोच रहा था। और बेटी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा हेतु अमेरिका जाना चाहती थी, ठीक है। बेटू ने घर में फ्रिज, टीवी आदि सभी वस्तुएं पिता की सलाह लिए बिना ही इकट्ठी कर ली थी, बिना एडवाइस के। पिता ने पिता ने ये जनरेशन गैप है कि भाई मैं तो ऐसे ही रहता था। ये यशोधर बाबू खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि आज तुम्हारे घर में तुमने फ्रिज ले आए, तुम टीवी ले आए, तुम ये इतने ऐसी ले आए, फलां ले आए, मैं तो ऐसे कभी नहीं देखा, मैं तो बहुत गरीबी में रहा हूँ। ये जो जनरेशन गैप आया है, पीढ़ियों का जो अंतर आया है कि मेरे टाइम कुछ और, आपके टाइम कुछ और, तो जनरेशन गैप मानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, हम क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने माफ कर दिया। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा को ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली यानी पत्नी आधुनिकताओं सा आचरण करती थी। अब एक्चुअल में क्या है कि यशोधर बाबू आपको पता है गांव के रहने वाले हैं, गांव की पत्नी थी, लेकिन वो यहाँ आने के बाद में थोड़ी मॉडर्न हो रही है, क्योंकि बच्चे हैं वो अपनी मम्मी को मॉडर्न करते जा रहे हैं। तो मम्मी थोड़ी मॉडर्न जब हो रही है तो ये बात यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बच्चे घर में सामान लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो वो मॉडर्न होती जा रही है, लड़की जींस पहन रही है, बिना बाजू वाले कपड़े पहन, तो उनको पसंद नहीं आ रहा वो सिस्टम, ठीक है। तो वह बिना बाह का ब्लाउज पहनती थी, कौन? उसकी वाइफ। रसोई के बाहर दाल भात खा लेती थी, जबकि ये पहले सिस्टम था रसोई में बना हुआ खाना खाएगी, इसके बाहर घर का खाना नहीं खा सकते। अपनी बेटी की सलाह पर ऐसे ही अनेक कार्य कर लेती थी। लड़की भी जींस टॉप पहनती थी, वह उन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर, ठीक है, सम हाउ इम्प्रॉपर लगता था कि सम हाउ इम्प्रॉपर, सम हाउ इम्प्रॉपर, ये कैसे मतलब संभव हो सकता है, ये सही नहीं। हिंदी क्या है? सम हाउ इम्प्रॉपर, मतलब ये सही प्रॉपर नहीं है लगता था। एनी हाउ समझौता कर, लेकिन एनी हाउ समझौता कर लेते थे कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुस्सा करते लेकिन चलो ठीक है, जनरेशन गैप के मान लेते। यशोधर बाबू दफ्तर ऑफिस से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने लगे थे, भगवान के मंदिर जाने लगे थे, और उसके उद्यान मतलब पार्क में बैठकर कोई प्रवचन सुनने या स्वयं ध्यान लगाने लग जाते थे, क्योंकि घर में आते ही मन नहीं लगता उनका, क्योंकि सारे मॉडर्न हो गए जो उनको पसंद नहीं आते, ठीक है। लौटते समय पहाड़गंज से साग सब्जी थोड़ी खरीद लाते थे। आज लौटते समय उन्होंने देखा कि वह क्वार्टर जिसमें किशनदा के साथ रहे थे, तोड़कर किसी के द्वारा 6 मंजिला, जैसे वापस वो सब्जी लेके आ रहे थे, तो फिर आपको पता है कि किशनदा खुद नौकरी करते थे, जिन्होंने यशोधर बाबू की नौकरी लगाई, तो उनकी नज़र उस क्वार्टर पे पड़ी कि यार ये क्वार्टर किशनदा का जब यहाँ रहते थे तो मैं भी इनके साथ रहता था, लेकिन आज उस क्वार्टर को तोड़ दिया और वहाँ पर 6 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, ठीक है, इमारत बनाई जा रही थी। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उनका क्वार्टर भी तोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने इसी क्षेत्र में अपने नाम एक क्वार्टर अलाट करा लिया था, ठीक है ना। DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरकर उन्होंने भयंकर भूल की, लेकिन वही है फ्लैट में नाम अलाट कर लिया। DDA में आपको पता है कि जैसे अपना JDA होता है वैसे DDA सब जगह अलग अलग होता है, तो उस फ्लैट के लिए पैसा नहीं भरा उन्होंने,
तो इसलिए वो अलॉट हुआ और नाम वापस चला गया। भाई जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए क्या है कि एक आधा प्लॉट ऐसा मिल जाता है सरकार की तरफ से भी, एक ऐसा मान लो कि एक वाउचर टाइप होता है, उसको भरना पड़ता है, भर लेते हैं तो कुछ सालों बाद में उनको फ्लैट मिल जाता है। तो उन्होंने पैसे नहीं भरे, फॉर्म भर दिया, पैसे नहीं भरे। इससे पहले उनकी गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिल रहा था, वह भी उन्होंने नहीं लिया, वे गोल मार्केट क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहते थे। ये तो खैर कोई बात नहीं है, तो उनकी बात है ना, अपन आगे चलते हैं। आगे क्या मामला है, यशोधर बाबू ने देखा कि उनके क्वार्टर में कोई जश्न मनाया जा रहा था जिसकी उन्हें सूचना ही नहीं थी। ठीक है, अब ये वापस ट्विस्ट आ गया कहानी में। वो तो चलो उनका आपने पढ़ लिया, अब वापस ये यशोधर बाबू देखो यहीं आना वापस आप कि 6 मंजिला, तो चलो ठीक है, ये तो उनके किशनदा के उसकी बात थी। यशोधर बाबू बिरला मंदिर जाते थे और वहां से पार्क में थोड़े प्रवचन सुनते थे और फिर आते टाइम वो साग सब्जी लेके आ जाते घर में। एक दिन वो फिर जब रास्ते में ये सब तो देख लिया उन्होंने, और जब जैसे अपने घर में आ रहे थे तो अपने घर में आते टाइम देखा कि घर में पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है और उनको सूचना ही नहीं है। यशोधर बाबू को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, घर में माहौल शानदार हो रहा है। उन्होंने सोचा कि ये सब उनके बच्चों के लड़कपन का कोई तमाशा होगा, ऐसे मजाक करेंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, इनकी माए यही जड़े, ऐसा उन्होंने सोच लिया। उधर उनका बड़ा बेटा तो किसी साहब से हाथ मिलाकर उनको कार में विदा कर रहा था कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आज पधारे, बहुत मोस्ट वेलकम वगैरह वगैरह करके कार में गेट तक छोड़ के आ रहा था। उनकी बेटी तथा पत्नी कई मैम साहब, अब उनकी वाइफ है भी आएगी साहबों की, तो मैम साहबों को विदा कर रही थी, मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पर आए। लड़की जींस और टॉप पहने थी। यद्यपि यशोधर बाबू इस बारे में उससे कई बार कह चुके थे, क्योंकि वो लड़कियों को इस प्रकार के कपड़े पहनने को समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। पर बेटी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी भी उसी की तरफदारी करती थी। भीतर क्वार्टर में अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्रों में पुत्री के कई मित्र अब भी डटे हुए थे। खूब जने कारों वापस छोड़ के आगे वो आगे देखा तो अभी तो अंदर और बैठे बैठे होंगे और फ्रेंड अंदर बैठे हैं। उनके बड़े लड़के ने झिड़की सी देते हुए उनसे कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, मेरे बॉस आपकी राह देखकर अभी अभी गए, मतलब आज सिल्वर वेडिंग थी ना, तो आप कहाँ घूम रहे हो, मेरे बॉस आए थे वो भी आपका वेट करके चले गए, आप 8:30 बजे घर पे आए हो, हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग का कब से होने लगी। अब ये बात यशोधर बाबू ने कहा कि ये क्या होता है भाई, हमारे यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कब से होने लग गई। यशोधर बाबू ने कहा जब से तुम्हारा बेटा, जब वापस जवाब आ रहा है, यशोधर बाबू ने यह कहा कि हमारे यहाँ सब सिल्वर वेडिंग कब से होने लग गई, तो बेटा वापस जवाब देता है कि जब से, बेटा नहीं उसकी माँ देती होगी, कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये माह है, मतलब महीना कमाने लगा है, तब से हमारे यहाँ पर सिल्वर वेडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो उनके भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने, अब उनका भांजा भी आया था, उसका नाम था चंद्रदत्त तिवारी, उसने कहा कि उनकी पत्नी के चचेरे भाई गिरीश बाबू ने कहा, आज सुबह मुझे अचानक याद आया कि आपकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, तो मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया पर वह शायद खराब था, वरना मैं हम आपको पहले बुला लेते। ये कुछ बातें हो रही है। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया तो भूषण ने कहा कि शाम आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को इस बहाने भी बुला लूँगा। भूषण ने अपने मित्र सहयोगियों यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। यशोधर बाबू ने थैंक यू कहकर हाथ हिलाते हुए सबका जवाब दिया। फिर केक काटा गया। नैनुकर करते हुए अंत में यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी के साथ केक काटने की विलायती रीति का निर्वाह किया। बहुत मुश्किल था, लेकिन चलो ठीक है, पत्नी के साथ में कर लिया। लेकिन उन्होंने केक खाया नहीं, क्योंकि मन में क्या थी, आपको पता है ना, अपनी दादी वगैरह केक नहीं खाती है कि नहीं भाई केक में एग मिलाया हुआ है, नो नो नो, ये तो मतलब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो केक चलो ठीक है कटवा लिया कैसे बिना मन, लेकिन खाया नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंडा होता है। ठीक है, ये अंडा होने वाली बात बहुत शुरू चलती आ रही है। जोर देने पर भी उन्होंने उस पार्टी में लड्डू भी नहीं खाया। नो, पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, ठीक है अब कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, खाऊंगा कुछ भी नहीं। संध्या वंदन करने चले गए। इस प्रकार सिल्वर वेडिंग की पार्टी आयोजित तो हुई, लेकिन यशोधर बाबू उसमें अधूरे मन से भाग लिया। संध्या समाप्त कर यशोधर बाबू कमरे में आ गए, जहां सभी रिश्तेदार इकट्ठे थे। उन्होंने लाल गमछा पहन रखा था। बेटी ने उन्हें इसके लिए डांट भी पिलाई, है ना, कि मेज पर प्रेजेंट रखी थी, ठीक है ना। मना करते करते भी बेटी के कहने पर कुर्ता पजामा पहन उन्होंने भूषण द्वारा लाए गए गाउन को पहना। उस समय उन्हें अच्छा लगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में किशनदा उतर आए थे, जिसकी मृत्यु जो हुआ होगा, मतलब किशनदा है ना, वो मतलब जैसे वहां पर आए, जैसे अंदर आए, अपना गमछा पहना, कुर्ता पजामा जो भी वो पहनते थे, बिल्कुल
वो पहन के वहां पर आ गए, क्योंकि इनके गुरु जो किशनदास थे सेम टू सेम ऐसा ही, वो खड़ाऊ जानते हो ना, जो लकड़ी की चप्पल होती है, खड़ाऊ पहनते थे, हाथ में डंडा, टोपी, वो सब कुछ वैसा ही पहना हुआ इन्होंने किया, लाल गमछा रखा, बिल्कुल एकदम स्वदेशी वाला सिस्टम जो अपने गुरु किशनदास से सीखा था। तो ये सब है, छोटी स्टोरी आपको समझ में आ गई कुल मिला के कि ऐसी एक स्टोरी थी। यशोधर बाबू नाम के एक व्यक्ति थे जिनको ये सिल्वर वेडिंग पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने वाइफ का इस तरीके से मॉडर्न होना, अपनी बेटी का मॉडर्न उनको पसंद नहीं आता था, बेटों के द्वारा पार्टियां सब बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ये सब बातें अपन देखेंगे, वो थोड़े पुराने मिजाज के थे। अब ये स्टोरी चलो मोटा मोटी आपको दिमाग में फिट हो गई होगी, तो आप भूलोगे नहीं, मन से आंसर दे सकते हो। अब मैंने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके रखे हैं। पहला प्रश्न है कि किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यशोधर बाबू ने किशनदा को, मतलब ये क्वेश्चन है कि किशनदा जो यशोधर बाबू के गुरु थे, जो इनको वहां से यहाँ पर लाए, यहाँ पर पहले अपने रसोइये का काम दिया, फिर रसोइये काम देने के बाद में उसको एकदम बढ़िया ड्रेस करवाई, उनके यूनिफॉर्म करवाई, फिर 50 रुपये देके घर भेजा, फिर घर से जब वापस आए तो कुछ दिनों बाद में किशनदा ने अपने ऑफिस में इनको बाबू की नौकरी दिलवा दी। तो वही किशनदा है। तो अभी क्वेश्चन भी वही है कि किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। तो देखो, यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, बिल्कुल देखा, नो डाउट उनके साथ ही रहते थे। लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई थी, वह सुबह की सैर, हमेशा मॉर्निंग वॉक डेली करते थे, सुबह की वॉक करते थे, उसको निकले किशनदा की ही है। मतलब जिसमें वे कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए हैं, सिर पर गोल विलायती टोपी लगी हुई है, पाँव में देशी खड़ाऊ, ये लकड़ी की चप्पल होती है ना, देशी खड़ाऊ धारण किए हुए हैं। ठीक है, लकड़ी की चप्पल जो हनुमान जी पहनते थे, छोटी सी है वो, बस बाकी सिर्फ वो, मतलब ये उंगली के लिए जगह होती है, बाकी कोई वो जो होती है ना साइड, वो कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ वो होती है जो अपनी पैर वाले अंगूठे और उंगली के बस इतना सा होता है लकड़ी का, पूरी चप्पल लकड़ी की होती है, वो खड़ाऊ वो पहने हुए, ये हो गया ना खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी। ये जो सिस्टम है ये हूबहू किशनदास ने मतलब यशोधर बाबू ने अपनाया था। इनको वो सबसे अच्छा लगता था कि मॉर्निंग वॉक पे जाना और डिट्टो वही पहनावा करके जाना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि कौन सी बात अच्छी लगती थी, तो ये मॉर्निंग वॉक वाली, वो पहनावा की पूरी बात लिख देना। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला, यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था। अब यशोधर बाबू है ना, वो किशनदा के गांव चले जाने के बाद, भाई किशनदा तो गांव चले गए, फाइनली यहाँ पर उनको नहीं रख पाए थे। इवन आपको एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको वहाँ पर जब ये चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पर, तब भी बता रखा है, जो अपने पहले हिंदी पूरी पढ़ रखी है। यशोधर बाबू है ना, यशोधर बाबू को नौकरी पे लगाते हैं किशनदा, लेकिन लास्ट में किशनदा जो हैं जब रिटायरमेंट लेते हैं तो 6 महीने बाद में उनको यहाँ से क्वार्टर खाली करना पड़ता है। और उस टाइम पर यशोधर बाबू चाहते तो रख सकते थे अपने क्वार्टर, लेकिन नहीं रख पाए क्योंकि फैमिली थी। तो फैमिली होने की वजह से किशनदा को अपने साथ में मन होते हुए भी नहीं रख पाए। ठीक है, तो फाइनली किशनदा को मजबूरीवश अपने गांव जाना पड़ा, साल भर के अंदर मर भी गए थे वो। ठीक है, तो यशोधर, ये आपसे पूछ रहा है कि गांव चले जाए, चलो ठीक है वो गांव चले गए, तो पीछे से यशोधर बाबू ने किशनदा की कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया। तो यशोधर, जो भी अपने पढ़ा था, यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद प्रतिदिन हमेशा दफ्तर से मंदिर जाना, प्रातःकालीन भ्रमण करना, पूर्णिमा के दिन सब कुमाइनियों मतलब जो भी कुमाइनी जो होते थे उन सबको जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, घर पर होली गवाना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। ये सब परंपराएं उन्हें विरासत में मिली थी, उनका पालन किया। विरासत का मतलब खुद नहीं जानते थे, ये सब जो हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, उन्हें से किशनदास ने ही सीखा था। ये सब काम कुमायूं के जनेऊ बदलना है, ये सब कुछ उन्हीं से सीखा था, इसीलिए कहा जाता है कि विरासत में मिली थी। तो उनकी बिल्कुल परंपराओं को इन्होंने, ये सब परंपराएं थी जिन्होंने यशोधर बाबू ने किशनदा का पालन किया। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे बताओ, खुद समझ गए ना। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से चाहते थे कि जो मॉडर्न आप में आ रहा है, मॉडर्न जो सिस्टम आ रहा है, इस आधुनिकता की, वे आधुनिकता अपने संस्कारों को न भूलें। इस आधुनिकता में अपने संस्कारों को न भूलें, रिश्ते नातों को निभाएं, उनकी उपेक्षा न करें,
उन स्वयं का सम्मान करें, सभी बातों में उनकी राय ली जावे। किसकी? खुद यशोधर बाबू की, कि मैंने तुम्हारे को यहाँ पहुँचाया, मैं तुम्हें कमा के देता हूँ, बेटा चलो 1500 रुपये कमाता तो क्या मैं नहीं कमाता क्या? ठीक है। स्वेच्छा से कोई कार्य न करें, उनसे पूछा जाए, यशोधर बाबू से राय ली जाए, अपनी इच्छा से कोई काम न किए जाए, वे सब मर्यादाओं का पालन करें, रिश्ते निभाएं, एक पिता का क्या फर्ज होता है निभाए। ठीक है ना? तो ये वो चाहते थे। अगला, यशोधर बाबू को बेटी व पत्नी समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है, समहाउ इम्प्रॉपर कैसे लगती थी? तो देखो कि देखो मैं लिख देता हूं मैं आपको, सम हाउ इम्प्रॉपर, एक तो होती है प्रॉपर, ठीक है, हिंदी में इम्प्रॉपर बोला जाता है, ये प्रॉपर के पहले क्या इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब सही, लेकिन इम्प्रॉपर का मतलब सही नहीं होना, प्रॉपर नहीं होना। तो उसने कहा कि नहीं, ये कैसे प्रॉपर हो सकती है? नो, ये सही नहीं है। ये अपनी वाइफ का होठों पे लिपस्टिक लगाना और अपनी बेटी का मतलब बिना बाजू वाली वो पहनना, जींस टॉप पहनना, वाइफ का बिना उसके ब्लाउज वो पहनना, ब्लाउज वगैरह पहनना, और बेटी का जींस टॉप पहनना उनको पसंद नहीं आता था, समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है। तो सिल्वर वेडिंग के दिन जब यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनका ध्यान बेटी और पत्नी की तरफ गया। जो कुछ मैम साहब समझते हो ना, जो उनके बड़े बड़े सेट हो मालिक हो या उनके बॉस की वाइफ थी, उनको मैम साहबों को कि थैंक यू मैम आप आए हमारे, वो तो मैम साहबों को विदा कर रही थी। तो बेटी जींस और बगैर बाह का टॉप पहने हुई थी, बिना बाजू का टॉप और जींस पहने हुई थी। पत्नी भी इस समय होठों पर लाली मतलब लिपस्टिक और बालों पर खिजाब लगाए हुए। बताओ, गांव की महिला इतनी मॉडर्न हो गई तो यशोधर बाबू को सहन नहीं हुआ। ठीक है, खिजाब लगाई हुई थी, जबकि ये दोनों ही चीजें यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? बस ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना पर अपना स्पष्ट मत दीजिए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिल्वर वेडिंग के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास करता है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही है। क्या है कि कहानीकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी है। उसने अपनी प्रसिद्ध कहानी सिल्वर वेडिंग के माध्यम से कोई वैसे स्पष्ट संदेश नहीं दिया है, फिर भी इस कहानी के कथ्य में छिपा हुआ संदेश जरा सा ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाता है। अगर अपन ध्यान देते हैं तो इस कहानी के पीछे बहुत तगड़ा संदेश दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, सचिवालय के एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर थे। कौन? तो मैं एक थोड़ी सी बात यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कट गई है तो आपको यहाँ काम करना, टाइप होने से बच गई है। यशोधर बाबू, ठीक है, यशोधर बाबू ये लिख लेना। यशोधर बाबू दिल्ली, सचिवालय कहाँ पर था? दिल्ली। जैसे वो प्लॉट भी तो डीडीए वाला जो अपन बात की थी अपने, जैसे जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो था डीडीए, तो दिल्ली मतलब कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए में पैसा नहीं जमा करा था। याद आ गया? वो फुल फॉर्म मैंने वहाँ नहीं बताई, यहाँ बता दी। तो देखो, यशोधर बाबू दिल्ली सचिवालय, ठीक है, दिल्ली सचिवालय के एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। ठीक है, वे पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि मतलब वो पुरानी पीढ़ी का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका मतलब सम्मान करते हैं, उनकी बातों को ध्यान रखते हैं कि नहीं पुरानी जनरेशन सही थी। ठीक है, और अपने द्वारा बनाए गए जो घेरा है, जैसे अपने दादी दादा का जो बनाया हुआ घेरा होता है, वो दादी जी, नानी जी, नाना जी, दादाजी हमारे को उन्हीं पद्धतियों में चलने को मजबूर करते हैं, लेकिन हम मानते कम ही है। वो अपने बनाए गए उस घेरे में अपने आप को बंद रखना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए संसार में कोई प्रगति नहीं हो रही है। नो, कुछ नहीं हो रहा, सब बकवास है। बोले ये आजकल के चौचले हो रहे हैं, सब कुछ भी हो रहा है वो प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने के लिए। और वो कहते हैं कि जो प्राचीन संस्कृति है, या आजकल का पहनावा, आजकल का खान पान, आजकल के शौक, कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, पुरानी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। कहानी का दूसरा पहलू उनके, ये तो थी यशोधर बाबू की बात। ठीक है, अब कहानी का दूसरा पहलू कौन सा है कि एक तरफ यशोधर बाबू है और दूसरी तरफ उनके तीनों बेटे और एक बेटी और उनकी माँ। दूसरा पहलू उनके 3 पुत्र एक पुत्री प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वे उच्च शिक्षा प्राप्त है, पढ़े लिखे सभी लड़के हैं और लड़की सब पढ़े लिखे अच्छे हैं। एक पुत्र प्राइवेट कंपनी में अच्छे वेतन पर लगा, उस टाइम पर 1500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी, अच्छे वेतन में लगा हुआ है। वे आधुनिक जीवन जीते हैं, मॉडर्न लाइफ जीते हैं। वे अपने पिता, उनके रिश्तेदारों, धार्मिक अनुष्ठानों आदि का तिरस्कार करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं। ये मंदिरों में जाना है, जगह जगह
ये रिश्तेदारों को बुलाना फलाना ऐसा नहीं, हम दोस्तों को बुलाएंगे पार्टी करेंगे, आजकल तो ये सब होता है, ठीक है, वो इन सब का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार लेखक ने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों से प्रभावित पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण कर दोनों में समन्वय करने का संदेश दिया है। बात बिल्कुल सही है। आज एक बात बताओ, अपन थोड़े इस मॉडर्न लाइफ में जीने लग गए, अपने जो पेरेंट्स थे, दादाजी हैं, नाना जी, ये सब जो थे, अब वो कुछ और कहते हैं, अपन कुछ और कहते हैं, आपस में जनरेशन गैप हो गया। लेकिन इस चैप्टर से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि दोनों के आपस में समन्वय कैसे स्थापित हो। समझ पा रहे हो ना आप? क्योंकि वरना वो अलग कहेंगे, आप कुछ और करोगे तो फिर आपस में बोलाचाली बंद हो जाएगी। कहते हैं ना बोलाचाली, मतलब बोलचाल ही बंद हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में समन्वय करके चलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी उनके भी मानो, थोड़ी थोड़ी उनको भी अपनी माननी चाहिए। काम चलता रहे, जैसे जैसे आगे पीढ़ियां चलती रहेगी काम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यशोधर बाबू की इस सोच के कौन कौन से, यशोधर बाबू कह रहा है कि ये काहे की खुशहाली, हम खुशी से लाइफ जी रहे हैं, ये हमारे घर में फ्रिज है, ऐसी है, सोफा है, हम पार्टी करते हैं, खुश रहते हैं, काहे कि आपने में परायापन पैदा हो गया। मेरे कुछ कहते नहीं हो, मनमर्जी से काम कर रहे हो, तो मैं आपके लिए पराया हो गया। तो ये खुशहाली भी कैसी जो अपनों को ही पराया बना दे। ठीक है, तो यशोधर बाबू ने ये बात कैसे सोची? तो आंसर देखो कि यशोधर बाबू कुमायूनी संस्कारों को मानते थे, मतलब वो हिमालय, कुमायूं हिमालय जो है, मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके संस्कारों को मानते थे। वो अपने गरीब रिश्तेदारों जो उनके गांव में थे और या फिर मिलने वालों की उपेक्षा करने के पक्ष में नहीं थे। अब इनके जो फैमिली के लोग थे वो सिटी में रहने लग गए और वो गांव के लोग उनको पसंद नहीं थे कि वो वैसा उनका पहनावा है वगैरह, यहाँ पर कहाँ रहेंगे, नो नो नहीं आना उनको, हम मिलने नहीं देंगे, हमारे घर में नो एंट्री। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, उनको आने देना चाहिए, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई बंद है, उनको आने देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये उनको आने नहीं देते, जब उपेक्षा करते। लेकिन यशोधर बाबू उनकी उपेक्षा करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु उनके बच्चे ऐसा करने नहीं देते। ठीक है, उनके बच्चों तथा पत्नी को किशनदा जैसी जीवन शैली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो अब बताओ यशोधर बाबू किशनदा को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने उनकी जिंदगी संवारी, रोटियां बनाते थे उनको बाबू बना दिया, लाइफ चेंज कर दी। तो वो बात ये यशोधर बाबू को तो पता है, लेकिन उनकी वाइफ और बेटे बेटे ये नहीं समझ पा रहे कि अगर आज अपने पापा यशोधर बाबू की जॉब नहीं होती तो तुम भी गांव में कहीं सड़ रहे होते, कुछ कर रहे होते, क्या पता क्या करते। इसलिए समझना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, नहीं मानते। ठीक है, बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव उनकी दृष्टि में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कि परिवार एक तरीके से बिखर गया। यशोधर जी का एक तरफा लगाव उनकी दृष्टि में आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है कि भाई इनको पैसा टका देना, मैं तो मूर्ख हूं, फिर अब मेरी तो कोई सुनता तो वैसे ही नहीं है। आर्थिक दृष्टि का मतलब है पैसा टका। खुशी गम के अवसरों पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना उनको ठीक नहीं लगता। इसके विपरीत यशोधर जी का मानना है कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अब मेरे भाई बंद के पास आप जाते नहीं, उनको यहाँ आने देखता नहीं चाहते, परिवार ही खत्म हो गया, तो काहे की खुशहाली है? अपने परिवार में अपनी बातें अमान्य होते देखना यशोधर जी को अच्छा नहीं लगता कि मेरे परिवार में आज ये हालत हो गई, उनको अपनी उपेक्षा चोट पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में वह यह सोचकर अपना मन समझाते हैं कि नई और पुरानी पीढ़ियां है ना, नई और पुरानी पीढ़ियां हैं, विचारों के अंतर तो होता ही है। तो थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना कि सोचकर वह अपने मन को समझाते हैं। ठीक है ना, ये जो है ना, ये यहाँ लिख लेना, अपने मन को समझाते हैं कि नई और पुरानी पीढ़ियां हैं, विचारों में अंतर तो होगा ही। ठीक है, ऐसा करके एडजस्ट कर लेना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार आंसर। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कि हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, इस संसार की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। ध्यान से, उसकी चिंता करनी है। यशोधर बाबू के इस कथन को सिल्वर वेडिंग के आधार पर समझाओ। बात समझ में आ गई? हमें तो इस संसार की अब कोई चिंता नहीं, ना उसकी चिंता, हमें तो उसकी चिंता करनी। मतलब जब हम बुजुर्ग होकर यहां से चले जाएंगे तो फिर कौन सा घर होगा, क्या होगा, उसकी हमें चिंता करनी चाहिए। बुढ़ापा आ गया है, अब माला जपनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यशोधर अधिक धार्मिक और कर्मकांडी नहीं है वैसे, परंतु
हालांकि यशोधर बाबू ज्यादा धर्म आर्थिक ये मतलब अधिक धार्मिक कर्मकांडी नहीं थे, वो तो अपने गुरु को अपनाते थे, उनकी बातें उनको अच्छी लगती थी। किशनदा के आदर्शों को मानते हैं, ज्यादा पाखंडी नहीं। अगर पाखंडी होते ना, कर्मकांडी होते तो घर में ऐसी फ्रिज कुछ भी मना भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। कहते ठीक है जनरेशन गैप है, खुद भी मतलब ठीक है, मना नहीं करते, तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन किशनदा के आदर्शों को मानते थे। बात यह है, उनका मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ आध्यात्मिक होना भी ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार वैसे चलो ठीक है कि ज्यादा धार्मिक वगैरह नहीं, लेकिन जब उम्र बढ़ जाए तो थोड़ा बहुत धार्मिक होना तो जरूरी है। उनके पुराने विचारों के कारण पत्नी बच्चों द्वारा भी वे उपेक्षित हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उनके पुराने विचार इसलिए पत्नी बच्चों उनका उपेक्षा करती है, उनको नहीं चाहती। उपेक्षा की इस नई रीति को वह मंदिर जाने, धार्मिक प्रवचन सुनने मतलब भजन वगैरह सुनने, गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने, बुक्स पढ़ने आदि के द्वारा भूलाना चाहते हैं। ये सब उपेक्षा करते हैं, इसलिए फिर ये क्या करते हैं, अपने मन को सेट करने के लिए मंदिर जाते हैं, धार्मिक प्रवचन सुनते हैं, गीता प्रेस की आपको पता है भगवत गीता वगैरह बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ के अपना ध्यान वहां पर लगाना चाहते हैं, ताकि परिवार इनके घर में नहीं पसंद करते तो अभी कोई बात नहीं। वे कहते हैं कि अभी संसार की चिंता करने का नहीं, अब तो परलोक की जिंदगी की चिंता करने का समय आ गया है। यहां से दूसरे लोक में जब जाएंगे, परलोक का मतलब दूसरा लोक, उसकी चिंता करने का समय आ गया है। वे सोचते हैं अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा। नहीं होगा कि नहीं, ऐसा थोड़ा रुकते, होगा कि नहीं। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। ठीक है, ये बात है कि भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बच्चे अगर भगवत भजन के मतलब इस मतलब नहीं मानते हैं या मेरे से कोई एडवाइस देना चाहते, अच्छी बात है, माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो न माने, वो जाने उनका काम जाने, ये बात है। अगला, नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य। पुरानी पीढ़ी और पुराने जीवन मूल्य, ये प्राचीन का मतलब पुरानी होता है। इन दोनों के मध्य सदैव टकराहट चलती रहती है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन की समीक्षा करो। तो देखो, पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच विचारों की टकराहट सदा चल रही है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े ज्यादा लिए हैं, लेकिन हाथों हाथ याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच में आपको बता दूं कि विचारों की टकराहट तो चलती रहती है, सदा चलती रहती है। पुरानी पीढ़ी को पुरानी बातें, पुराने विचार और मान्यताएं प्रिय होती है। नई पीढ़ी को आपको बताया ये सभी विकास में बाधक लगती है, पुराने विचार ये सब नई पीढ़ी को अच्छे नहीं लगते, और वे नए विचारों और जीवन शैली को अपनाने की पक्षधर होती है। कौन? नई पीढ़ी। नए विचार होने चाहिए, नए अपनाने की पक्षधर होती है। दोनों पीढ़ियों का यह विचार भेद कभी मिटता नहीं है, कभी मिटेगा भी नहीं। पुराने वाले पुरानी बात करेंगे, नए वाले नई बात करेंगे। ठीक है, हर युग में यह समाज के सामने प्रकट होता है, हर युग में। ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर और किशनदा पुरानी पीढ़ी को और पुराने जीवन मूल्यों के पक्षधर और प्रतीक हैं। वहीं यशोधर के पुत्र पुत्री और दफ्तर के चड्डा, वो जो चड्डा बाबू है, वो नई पीढ़ी, और क्योंकि ये नया नया लड़का लगा भी, ये नया नया लड़का भी असिस्टेंट की जॉब पे लगा था, ये बिल्कुल न्यू जनरेशन का आदमी, इसको नहीं पसंद ये इनके। ठीक है, तो नए जीवन मूल्य को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं। पूरी कहानी में इनका टकराव दिखाई देता, बंदे का पूरी कहानी में टकराव है इनके बीच में, बिल्कुल है। यशोधर का संयुक्त परिवार को पसंद करना, ज्वाइंट फैमिली को पसंद करते हैं यशोधर बाबू की, मिलजुल कर रहना चाहिए। पुराने गरीब रिश्तेदारों और मिलने वालों से घुलना मिलना, उनकी थोड़ी आर्थिक मदद करना, अगर पैसों की जरूरत है तो बोले पैसे दे दो उनको, यार गांव के लोग हैं कहां से लाएंगे। पुरानी तरह के कपड़े पहनना, साइकिल पर ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, मंदिर जाना आदि पश्चिमी रीति रिवाजों को बुरा समझना उनके आदि और पश्चिमी रीति रिवाजों को बुरा समझना उनके बच्चों तथा पत्नी को पसंद नहीं है। ये जो पश्चिमी रीति रिवाज है पहले के जो है, ये सब जितने भी अभी मैंने आपको बताए, ये उनकी पत्नी बच्चों को पसंद नहीं है। बच्चों और पत्नी को पाश्चात्य रहन सहन को अपनाना यशोधर को अच्छा नहीं लगता। आरंभ से अंत तक कहानी में वैचारिक संघर्ष का चित्रण हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा इजी आंसर है। जब अपने इसका पूरा वो सारांश पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन अपने लिए कोई मायने नहीं रखते, बहुत इजी लगते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी का अगला क्वेश्चन है, कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधाधुंधकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उक्त कथन, तो वैसे क्वेश्चन ये अपन बिल्कुल देख चुके, लेकिन मैंने जानबूझ के नंबर ऑफ क्वेश्चन लिए, आंसर वही है, मेरे को सुनने से याद हो जाएंगे। देखो, सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक विचार कहानी है। इसका कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण या बदलते मानवीय मूल्य आधार, ये तो सेम वही हो गया।
इसके प्रधान पात्र है यशोधर बाबू। इस पूरी कहानी के प्रधान पात्र कौन है? यशोधर बाबू है। यशोधर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आकर्षण से पूरी तरह मुक्त नहीं है, ठीक है। वे उनके समर्थक तो नहीं है, किंतु स्पष्ट विरोधी भी तो नहीं है। बड़ा शानदार आंसर ये, मतलब कि यशोधर बाबू है ना, वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आकर्षण से पूरी तरह मुक्त नहीं है, वे उसके समर्थक भी नहीं है, लेकिन स्पष्ट विरोधी भी तो नहीं है। घर में ऐसी है, फ्रिज है, मतलब टीवी, ये सब हैं, उनको देख के कहते हैं चलो जनरेशन गैप है, ये कह के छोड़ देते हैं। पार्टी भी इंजॉय करते हैं, पूरी नहीं करते लेकिन केक काट लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। विरोध भी तो कर सकते थे, ना भी तो करने देते कि नहीं निकलो यहां से, नहीं करने दूंगा, लेकिन नहीं, स्पष्ट विरोधी भी नहीं है। इस संबंध में एक द्वंद्व से घिरे हुए हैं, वो द्वंद्व में पैदा हो गया कि भाई प्लान क्या है, ना तो कुछ हाँ कहते हो ना कहते, बीच में खड़े हो, ठीक है। कहानी के अन्य पात्र, अब ये तो यशोधर बाबू की बात होगी। अब कहानी अगला पात्र है उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री। ये पाश्चात्य विचारों तथा प्रथाओं के समर्थक है, मतलब ये मॉडर्न होना चाहते हैं, आधुनिक है। उनकी पुत्री और पत्नी का पहनावा पश्चिम पहनावे से प्रभावित है। जैसे अपने कहता ना कि अब क्या पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर आ गया, मतलब अंग्रेजों वाला कल्चर आ गया। उनकी पत्नी बिना बाहों का ब्लाउज पहनती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, घर से बाहर दाल भात खा लेती है। उनकी पुत्री जींस के साथ बिना बाहों वाला टॉप पहनती है, वह डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका जाना चाहती है। उनके पुत्र ने पिता की बिना इच्छा के घर में सभी आधुनिक सामान इकट्ठे कर लिए हैं, और मतलब ऐसी फ्रिज वगैरह, ये सब टीवी। यशोधर भी इनको सामाजिक सम्मान पाने में सहायक मानते हैं, लेकिन यशोधर है ना, वो इनको सामाजिक सम्मान, मतलब समाज में थोड़ी इज्जत बनेगी, सहायक मानते हैं, ठीक है। यशोधर के विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर सिल्वर वेडिंग का आयोजन दफ्तर में सहायकों तथा घर पर परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है। यशोधर दफ्तर में आयोजन के लिए 30 रुपए तो देते हैं, परंतु पार्टी, तो भाई मतलब क्या है, पैसे दे रहे हो, विरोध नहीं कर रहे कि ठीक है आप कर लो, मैं नहीं आऊंगा, ये तो वो चीज होगी, ठीक है। 30 रुपए देते हैं परंतु उसमें शामिल नहीं होते। इस प्रकार घर पर आयोजित पार्टी में यशोधर ने पत्नी के साथ केक तो काटा, परंतु अंडा का बहाना लेके कि इसमें अंडा इस कारण खाया नहीं, तो उन्होंने अधूरे मन से पार्टी में मजा लिया, तो भूषण द्वारा लाए गए गाउन को भी पहना। तो मतलब सिस्टम कुछ और है, मतलब ये चीज है कि सिल्वर वेडिंग कहानी कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण और बदलते मानवीय मूल्यों बिल्कुल आधारित है, और इसलिए अपन उदाहरण भी दे रहे हैं इसके अंदर, बढ़िया सा एग्जाम्पल सब कुछ यशोधर बाबू का। तो बहुत शानदार आंसर प्रॉपर लिख देना कि थोड़ी बहुत ये, लेकिन इसका आंसर यही होना चाहिए प्रॉपर वे में एकदम, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर बन जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हैं, उदाहरण से स्पष्ट करो। क्वेश्चन आया भाई, ये क्वेश्चन मैंने आया वाला लिया है कि यशोधर बाबू की पत्नी अपने पुत्र एवं पुत्री की भावना का ध्यान रखते हुए शीघ्र ही नई पद्धति को अपना लेती है। एक बात का ध्यान रखना, अगर अपन उसी पुराने ढर्रे पर अगर चलें, अगर अपन मॉडर्न नहीं हो, एक बात बताओ कि मैं अगर अभी एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं अगर आपको चौक वाला बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा होता, तो क्या मैं इतना सा पढ़ा पाता? इतने से टाइम में नहीं पढ़ा पाता। मैं पहले उस बोर्ड पे लिखता, फिर मैं आपको उतना सा पढ़ के सुनाता, फिर मिटाता, फिर लिखता। लेकिन आज जब कंप्यूटर आ गया, थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया, तो देखो ये डिजिटल बोर्ड भी है, और ये पूरी पीपीटी तैयार कर ली हमने एक बार सिलेक्टेड आंसर लिख लिख के, तो अब फटाक से काम हो गया। मैं एक बार पूरी पीपीटी प्रॉपर तैयार करके यहाँ पर खड़ा आपके सामने बांच दूंगा, अब प्रॉपर आपको समझा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप भी तुरंत इसको देख लोगे। आप भी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा कि आप लेते हो, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। इसलिए जो ये इनकी पत्नी है वो अधिक प्रगतिशील क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस टाइम को समझा है कि भाई अब जरूरत है, अब हमें भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। पुराने ढर्रे पर चलना पॉसिबल नहीं है। अपने बच्चे, अपने घर के सब जब मॉडर्न हो रहे तो अपन फिर कैसे उनके साथ तालमेल के साथ रहेंगे? इसलिए इनको ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता है, ठीक है। कि वो अपना लेती है, वह बिना बाह का ब्लाउज पहनती है, होठों पर लाली रचाती, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती। यद्यपि मूल संस्कारों से ग्रामीण है, वैसे मूल संस्कार से ग्रामीण है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन अपनी पुत्री के समझाने पर थोड़ी आधुनिकता अपना लेती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू पुराने विचारों से चिपके रहते हैं, नए परिवर्तन को भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक लगते हैं। अपने ही विचारों के कारण उनका अपने बच्चों से टकराव होता रहता है। वे किशनदा के प्रभाव में आकर उनके आदर्शों का पालन करते रहते हैं, अपने परिवार के अनुरूप
अपने आप को नहीं ढाल पाते। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक जीवन शैली को अपनाकर अपनी प्रगतिशीलता सिद्ध कर देती है, जबकि यशोधर बाबू स्वयं एक रूढ़िवादी संस्कारों के लिए बने रहते हैं। परिवार कोई भी इकट्ठा नहीं चला पाते, ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हैं वैसा रहना चाहते हैं। तो वो वाली बात हो गई क्या कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। ऐसा क्यों भाई, चादर लंबी भी तो हो सकती है। तो ये सोच विचार की वाली बातें हैं। तो ठीक है, जो अपने देखी बहुत ही शानदार सा चैप्टर था सिल्वर वेडिंग। ठीक है, बिल्कुल अपने देखा आधुनिक और किस हिसाब से आधुनिकता को देखा अपन ने, और कैसे पाश्चात्य वेस्टर्नाइज का जो कि अपन हम सब उसके शिकार भी हैं। ठीक है, वो भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा भी मानना ये अकॉर्डिंग टू टाइम इंसान को थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए। हाँ, अपने संस्कारों को रखो, अपनी जगह सही रहो, ईमानदारी से काम करो, वो सब ध्यान रखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम होना चाहिए, प्रोग्रेस में करते रहो, और लाइफ अपनी अच्छी बनाने के लिए आप कुछ सुख सुविधाओं का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से। लेकिन ठीक है, तो ये था अपना बहुत ही शानदार चैप्टर विधानवाग सेकंड का चैप्टर 1 हो गया। 2 इसके और बचे हैं, उसके बाद में आपका लाइव टेस्ट भी रख दूंगा, तो आपके इस वाले MCQs भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके।